So now here the first MCQ is rapid development of tolerance on repeated doses of a drug in quick succession with a reduction in clinical response is termed as option A synergism, option B antagonism, option C idiosyncrasy, option D tachyphylaxis. So what is the correct answer? बताइए. दीपाली ने ऑप्शन डी बोला है, ऑप्शन ए भी आंसर आया, नेहा ने ऑप्शन ए बोला है. नाउ यहाँ पे याद रखिए, ये जो है ये रिडक्शन इन क्लिनिकल रिस्पॉन्स है. ओके, रिडक्शन इन क्लिनिकल रिस्पॉन्स है, तो ये सिनर्जिज्म हो ही नहीं सकता. ओके, यस, गोकुला ने भी आंसर दिया है. तो रिडक्शन इन क्लिनिकल रिस्पॉन्स मतलब ये सिनर्जिज्म हो ही नहीं सकता. सिनर्जिज्म में रिडक्शन नहीं होता है, सिनर्जिज्म में इंक्रीमेंट होता है. ओके, एंड यहाँ पे रैपिड डेवलपमेंट है, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस. टॉलरेंस आया है और टॉलरेंस का कैसा रैपिड डेवलपमेंट है. तो रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस ऑन रिपीटेड डोजेस ऑफ अ ड्रग इन क्विक सक्सेशन. सो दिस इज द टैचिफिलैक्सिस. ये क्या है? टैचिफिलैक्सिस है. तो ये जो है रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस ऑन रिपीटेड डोजेस ऑफ अ ड्रग इन क्विक सक्सेशन विथ रिडक्शन इन क्लिनिकल रिस्पॉन्स इज टर्म एज टैचिफिलैक्सिस. तो ये जो क्वेश्चन है या ये जो टैचिफिलैक्सिस का कंसेप्ट है, इसके ऊपर में काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं, काफी बार और कई अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आए हैं. तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ के लीजिए टैचिफिलैक्सिस. ओके, कई बार इस पे क्वेश्चंस है. नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म पोटेंशिएशन मीन? सो ऑप्शन ए cumulative ability of a drug, option B hypersensitivity to a drug, option C fast tolerance developing, and option D intensive increase of drug effects due to their combination. So what do you think? D. एक आंसर ए भी आया है. ओके, तो यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. व्हाट डज द टर्म पोटेंशिएशन मीन? So potentiation, that is intensive increase of drug effects due to their combination. अब यहाँ पे आपको याद रखना है, ये जो इंटेंसिव इंक्रीज ऑफ ड्रग इफेक्ट ड्यू टू देयर कॉम्बिनेशन, तो इसमें दो टाइप्स आ जाते हैं. इसमें दो कौन से फिनोमिनॉन आते हैं? तो इसमें एक फिनोमिनॉन ये आता है सिनर्जिज्म का, सिनर्जिज्म. ओके, ये एक फिनोमिनॉन है. और दूसरा फिनोमिनॉन जो है इसके अंदर में, दैट इज द पोटेंशिएशन. तो ये दो फिनोमिनॉन इसमें आते हैं. ये दोनों भी जो कंसेप्ट है सिनर्जिज्म एंड पोटेंशिएशन, इन दोनों में भी इंटेंसिव इंक्रीज होता है ड्रग के इफेक्ट का. ओके, बट ये दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ऐसा है कि सिनर्जिज्म में जो दो ड्रग होते हैं, जैसे ए एंड बी ड्रग, तो दोनों भी इफेक्टिव होते हैं, दोनों भी एक्टिव ड्रग होते हैं. ओके, एंड जबकि पोटेंशिएशन में जो दो ड्रग होते हैं, उसमें से एक एक्टिव होता है और दूसरा सपोर्टिव होता है. अभी इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें, सिनर्जिज्म का एग्जाम्पल, तो इसमें आपका ट्राइमिथोप्रिम प्लस सल्फामिथाक्सोजोल कॉम्बिनेशन आ जाएगा. ट्राइमिथोप्रिम प्लस सल्फामिथाक्सोजोल कॉम्बिनेशन मतलब को ट्राइमेक्साजोल. ओके, ये एग्जांपल इसका है सिनर्जिज्म का. इसमें ट्राइमिथोप्रिम भी एंटी माइक्रोबियल है, एसएमजेड जो है सल्फामिथाक्सोजोल, ये भी एंटी माइक्रोबियल है. एंड पोटेंशिएशन का अगर हम एग्जांपल देखते हैं, तो इसके अंदर में एग्जांपल कौन सा आएगा पोटेंशिएशन में? तो एमोक्सिसिलिन प्लस क्लाइवोलैनिक एसिड. ओके, एमोक्सिसिलिन प्लस क्लाइवोलैनिक एसिड का एग्जांपल पोटेंशिएशन में आएगा. ओके, तो यहाँ पे एमोक्सिसिलिन जो है ये एंटीबैक्टीरियल है, एंड क्लाइवोलैनिक एसिड जो है वो एंटीबैक्टीरियल है क्या? तो नो, इट इज नॉट एंटीबैक्टीरियल. क्लाइवोलैनिक एसिड इज नॉट एंटीबैक्टीरियल. तो क्लाइवोलैनिक एसिड क्या करता है? तो बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर है, बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर. ओके, तो क्लाइवोलैनिक एसिड जो है ये एमोक्सिसिलिन के एक्शन को सपोर्ट करता है एंड उसके इफेक्ट को बढ़ा देता है. तो सिनर्जिज्म एंड पोटेंशिएशन दोनों में भी इंटेंसिव इंक्रीज होता है ड्रग के इफेक्ट का, बट सिनर्जिज्म में दोनों भी ड्रग इफेक्टिव होते हैं, एंड पोटेंशिएशन में एक ड्रग एक्टिव होता है, दूसरा सपोर्टिव होता है. ओके, ये डिफरेंस ध्यान में लेना है आपको. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. AD50 is the dose of a option A test substance that produces desirable effects in 50% of the animals in a dose group. Option B test substance that kills 50% of the animals in a dose group.
Option C, substance that produces maximum effect in 50% of the animals in a dose group. And option D, substance that produces maximum adverse effects in 50% of the animals in a dose group. So, ओके, प्रीति ने ए आंसर दिया है, दिया नेहा ए आंसर, दीपाली ए आंसर, गणेश ए, यस, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, डिजायरेबल इफेक्ट, डिजायरेबल इफेक्ट्स इन 50% ऑफ द एनिमल्स. सो ईडी 50 ये कंसेप्ट कहाँ पे आती है? तो थेरापेटिक इंडेक्स में आती है. थेरापेटिक इंडेक्स दैट इज इक्वल टू LD 50 अपॉन ED 50, LD 50 अपॉन ED 50, दैट वी नो, ये हमें पता है, हमने इसको डिस्कस किया है. ओके, एंड थेरापेटिक इंडेक्स रिलेटेड भी क्वेश्चंस काफी बार आए हैं. तो यहाँ पे हम लोगों ने ये 3 MCQs आज डिस्कस किए जो कि PYQ है. कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं. तो नाउ लेट्स कंटिन्यू विथ आवर टॉपिक फार्माकोडायनेमिक्स. तो फार्माकोडायनेमिक्स में कल हम लोग जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन स्टडी कर रहे थे. एंड जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन में सबसे पहले हमने फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा. ओके, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग. ओके, उसके बाद में फिर हम लोगों ने टारगेट डिस्क्रीट बायोमोलिक्यूल्स में देखा, टारगेट डिस्क्रीट बायोमोलिक्यूल्स, राइट. और टारगेट डिस्क्रीट बायोमोलिक्यूल्स जो है उसके अंदर में हम लोगों ने क्या देखा? तो उसमें हम लोगों ने पहले एंजाइम्स को देखा, एंजाइम्स स्टडी किया पहले. उसके अंदर फर्स्ट बायोमोलिक्यूल कौन सा स्टडी किया? एंजाइम्स. उसके बाद में फिर ट्रांसपोर्टर्स. ओके, उसके बाद में फिर आयन चैनल्स. ओके, ड्रग्स एक्टिंग ऑन आयन चैनल्स. आयन चैनल्स के बाद में फिर हम लोगों ने न्यूक्लिक एसिड को स्टडी किया. ओके, न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड्स के बाद में फिर हम लोगों ने स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स लाइक ट्यूबुलिन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, ड्रग्स एक्टिंग टू स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स. ओके, तो ये जो मैकेनिज्म्स है ये हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे. इसमें ये जो है ड्रग इंटरेक्शन विद रिसेप्टर्स, ये हमारा पेंडिंग था कल, तो इसको हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं. ओके, सो ड्रग इंटरेक्शन विद रिसेप्टर्स. सो व्हाट आर रिसेप्टर्स? रिसेप्टर्स क्या होते हैं? सो रिसेप्टर्स आर प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल्स. ध्यान दीजिए, ऑल रिसेप्टर्स आर प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल्स लोकेटेड ऑन द सरफेस और इनसाइड दिस इफेक्टर सेल्स. तो रिसेप्टर जो होते हैं वो सरफेस पे भी होते हैं एंड सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में भी हो सकते हैं और न्यूक्लियस में भी हो सकते हैं. देयर आर मेनी रिसेप्टर्स जो कि सरफेस पे होते हैं एंड कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जैसे कि एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स है या प्रोजेस्टेरोन के रिसेप्टर है जो कि न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं, न्यूक्लियस में भी होते हैं और साइटोप्लाज्म में भी हो सकते हैं. ओके, नाउ अब जब हम ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन की बात करते हैं तो ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है. उन कंसेप्ट में जैसे लिगैंड है, एगोनिस्ट है, इनवर्स एगोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट है, पार्शियल एगोनिस्ट है, देन एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट है. ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है एंड इन कंसेप्ट पे मेनी टाइम्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके, सो यहाँ पे जैसे लिगैंड, व्हाट इज अ लिगैंड? अब ये लिगैंड है इस पे कल MCQ भी था. कल के लेक्चर में कल जब हमने देखा था MCQ तो उसमें लिगैंड इस पे हम लोगों ने MCQ देखा था, राइट. सो ligand, what is a ligand? What is a ligand? So any molecule which attaches selectively to a particular receptor, which attaches selectively to a particular receptor, right? तो जैसे जो ड्रग्स नॉर्मली अल्फा रिसेप्टर को बाइंड होते हैं या बीटा रिसेप्टर को बाइंड होते हैं, क्या वो ड्रग मस्कैरिन रिसेप्टर को या निकोटिनिक को बाइंड होते हैं क्या? तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता है. जो अल्फा रिसेप्टर है या बीटा रिसेप्टर के ड्रग्स है वो नॉर्मली निकोटिनिक या मस्कैरिन रिसेप्टर को बाइंड नहीं होते हैं. सो एनी मॉलिक्यूल व्हिच अटैचेस सिलेक्टिवली टू अ पर्टिकुलर रिसेप्टर आर द लिगैंड्स ऑफ दैट रिसेप्टर. ओके, देन एगोनिस्ट. सो एगोनिस्ट क्या होते हैं? तो एगोनिस्ट स्टिमुलेटर होते हैं. स्टिमुलेटर बोलिए या एक्टिवेटर बोलिए, स्टिमुलेटर और एक्टिवेटर. तो एगोनिस्ट क्या करते हैं? तो एगोनिस्ट ये रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं, रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं और रिसेप्टर की जो नेचुरल एक्शन है, नेचुरल जो एक्शन है रिसेप्टर की एक्टिवेशन के बाद में वो एक्शन वो प्रोड्यूस करते हैं, नेचुरल एक्शन ऑफ रिसेप्टर. तो देखिए agonist, so it is an agent which stimulates a receptor to produce an effect similar to that of the physiological signal molecule. अब physiological signal molecule का क्या मतलब है यहाँ पे? तो यहाँ पे physiological signal molecule का मतलब हो सकता है आपका न्यूरोट्रांसमीटर,
न्यूरोट्रांसमीटर या फिर कुछ एंडोजेनियस सब्सटेंसेस लाइक आपका एड्रेनालिन है, ओके, या फिर एसिटाइल कोलिन है, या हिस्टामिन है। हिस्टामिन आपको पता है कि एड्रेनालिन के रिसेप्टर्स है, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स है, हिस्टामिन के रिसेप्टर्स है, विटामिन डी के रिसेप्टर्स है, एस्ट्रोजन प्रोस्टेरोन के रिसेप्टर्स है। तो ये सब रिसेप्टर्स के थ्रू एक्ट करते हैं। तो जो फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एड्रेनालिन, एसिटाइलकोलिन, हिस्टामिन, एस्ट्रोजन, प्रोस्टेरॉन, ये फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल को, तो ये सिग्नल मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करते हैं एगोनिस्ट। ये सिग्नल मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन होते हैं रिसेप्टर, और फिर वो अपना उनका जो इफेक्ट है रिसेप्टर का, वो इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। सो एगोनिस्ट इट इज एन एजेंट which stimulates the receptor to produce an effect similar to that of the physiological signal molecule। तो फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल के अलावा, मतलब एड्रेनालिन, एसिटाइलकोलिन, हिस्टामिन, इनके अलावा भी जो कोई भी दूसरा ड्रग या मॉलिक्यूल रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है और सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है एज दैट ऑफ एड्रेनालिन और एसिटाइलकोलिन और हिस्टामिन, तो उन्हें भी हम लोग उस रिसेप्टर का एगोनिस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको मालूम है कि यहाँ पे आपका एसिटाइलकोलिन मिथाकोलिन ड्रग है, मिथाकोलिन। मिथाकोलिन क्या करता है? तो मिथाकोलिन जो है मस्कारेनिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है और सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है एज दैट ऑफ एसिटाइलकोलिन। ओके, so for example methacholine is an agonist of muscarinic receptor। okay, तो एगोनिस्ट जो होते हैं वो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं और सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं एज दैट ऑफ द फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल। ओके, या जो नेचुरल इफेक्ट होता है रिसेप्टर का, वो इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे इनवर्स एगोनिस्ट की कंसेप्ट आती है। इनवर्स एगोनिस्ट, इनवर्स। ओके, अब इनवर्स एगोनिस्ट का मतलब क्या है? अब ये इनवर्स भी है और एगोनिस्ट भी है। तो इनवर्स एगोनिस्ट ये रिवर्स गियर की तरह होती है, रिवर्स गियर। ओके, रिवर्स गियर, जैसे गाड़ियों में किसी भी व्हीकल में रिवर्स गियर होता है, फोर व्हीलर में रिवर्स गियर होता है, तो ये रिवर्स गियर की तरह काम करते हैं इनवर्स एगोनिस्ट। मतलब क्या करते हैं रिवर्स एगोनिस्ट, सॉरी इनवर्स एगोनिस्ट क्या करते हैं? तो इनवर्स एगोनिस्ट स्टिमुलेट करेंगे रिसेप्टर को। ये भी क्या करते हैं? रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे एगोनिस्ट एगोनिस्ट भी क्या करते हैं? रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं। एगोनिस्ट भी रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं और इनवर्स एगोनिस्ट भी रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं। फिर दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि इनवर्स एगोनिस्ट अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, अपोजिट अपोजिट टू दैट ऑफ द एगोनिस्ट। तो एगोनिस्ट का जो इफेक्ट रहेगा उसके अपोजिट इफेक्ट ये इनवर्स एगोनिस्ट प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल एड्रेनालिन, एड्रेनालिन ये बीटा 1 रिसेप्टर का एगोनिस्ट है। एड्रेनालिन इज द एगोनिस्ट ऑफ बीटा 1 रिसेप्टर। तो हार्ट पे क्या करता है? वो हार्ट रेट बढ़ा देता है, हार्ट रेट इंक्रीज करता है। तो प्रोप्रेनोलॉल, प्रोप्रेनोलॉल जो है ये इनवर्स एगोनिस्ट है बीटा 1 रिसेप्टर का। बीटा 1 का इनवर्स एगोनिस्ट है प्रोप्रेनोलॉल। प्रोप्रेनोलॉल का हार्ट पे क्या इफेक्ट है? तो हार्ट पे प्रोप्रेनोलॉल हार्ट रेट को कम कर देता है, हार्ट रेट को कम करता है, मतलब यहाँ पे अपोजिट इफेक्ट देता है प्रोप्रेनोलॉल। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, प्रोप्रेनोलॉल जो ड्रग है, प्रोप्रेनोलॉल ये इनवर्स एगोनिस्ट भी है और एंटागोनिस्ट भी है। इनवर्स एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। अब इनवर्स एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, तो अभी आपको ये समझ में आया होगा कि इनवर्स एगोनिस्ट का मतलब क्या होता है। तो एगोनिस्ट क्या है? तो एगोनिस्ट रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है और रिसेप्टर के जो नेचुरल एक्शन है या जो फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल के एक्शन है, वही एक्शन वो प्रोड्यूस करता है। इनवर्स एगोनिस्ट क्या करता है? तो इनवर्स एगोनिस्ट ये भी रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है बट रिवर्स जाता है, अपोजिट जाता है, अपोजिट अपोजिट एक्शन देता है। तो इनवर्स एगोनिस्ट के एग्जांपल में एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स लाइक सेट्रिजिन, लोरेटिडिन, एंड देन प्रोप्रेनोलॉल, कैरिडोल एंड टिमोलॉल, ये जो है ये आपके बीटा ब्लॉकर्स हो गए, या बीटा इनवर्स एगोनिस्ट भी है। ये प्रोप्रेनोलॉल ये बीटा ब्लॉकर भी है और इनवर्स एगोनिस्ट भी है। देन नेक्स्ट कंसेप्ट इसमें क्या आती है? तो एंटागोनिस्ट की कंसेप्ट आती है, एंटागोनिस्ट। अब इनवर्स एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट में क्या फर्क है? तो एंटागोनिस्ट जो होते हैं ब्लॉकर्स हैं, दिस आर दी ब्लॉकर्स, ये ब्लॉकर्स है, ये रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। इनवर्स ये जो एंटागोनिस्ट होते हैं, एंटागोनिस्ट रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। इनवर्स एगोनिस्ट क्या करते हैं? इनवर्स एगोनिस्ट रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं। तो एंटागोनिस्ट क्या करते हैं? तो एंटागोनिस्ट रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, रिसेप्टर को बाकी और कुछ मतलब स्टिमुलेट नहीं करते हैं, ओनली ब्लॉक करते हैं। So antagonist, so it is an agent which prevents the action of an agonist। क्या बोला है? Which prevents the action of an agonist on a receptor। इनवर्स एगोनिस्ट में ऐसा होता है क्या
इनवर्स एगोनिस्ट जो एगोनिस्ट का बाइंडिंग है रिसेप्टर के साथ में, या जो एगोनिस्ट का एक्शन होता है रिसेप्टर पे, उसको प्रिवेंट करते हैं क्या एंटागोनिस्ट? नहीं। ओके, एंटागोनिस्ट क्या करते हैं? तो एंटागोनिस्ट जो है वो प्रिवेंट द एक्शन ऑफ एनागोनिस्ट, एंड इनवर्स एगोनिस्ट क्या करते हैं? तो स्टिमुलेट्स अ रिसेप्टर, ये इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं बट अपोजिट एक्शन देते हैं। तो एंटागोनिस्ट क्या करते हैं? तो एंटागोनिस्ट रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, एंटागोनिस्ट रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, और रिसेप्टर का जो कॉम्बिनेशन होता है एगोनिस्ट के साथ में उसको स्टॉप कर देते हैं। ओके, so antagonist, it is an agent which prevents the action of an agonist on a receptor. Example, atropine is an antagonist of muscarinic receptor. तो यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है, कौन से कंसेप्ट? एगोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट, देन एंटागोनिस्ट, देन पार्शियल एगोनिस्ट, मिक्स एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, ये कंसेप्ट अपने अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए। ओके, देन पार्शियल एगोनिस्ट, पार्शियल, ये पार्शियल है मतलब फुल है क्या? नहीं। फुल एंड पार्शियल, फुल जो है मैक्सिमम इफेक्ट देंगे, पार्शियल जो है सब मैक्सिमल इफेक्ट देंगे, सब मैक्सिमल। सो पार्शियल एगोनिस्ट, इट इज एन एजेंट व्हिच स्टिमुलेट्स अ रिसेप्टर to produce sub-maximal effect but antagonizes the action of a full agonist. इसके एग्जांपल है बुप्रेनोर्फिन, बिटारफेनॉल एंड ट्रामाडोल। ओके, बुप्रेनोर्फिन, बिटारफेनॉल एंड ट्रामाडोल, these are the examples of partial agonist. Okay, then mixed agonist antagonist, mixed agonist antagonist। अब ये कंसेप्ट क्या है मिक्स एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट? तो मिक्स्ड मतलब ये जो ड्रग होते हैं, ये ड्रग किसी रिसेप्टर पे, पर्टिकुलर एक रिसेप्टर पे एगोनिस्ट होते हैं, तो दूसरे रिसेप्टर पे एंटागोनिस्ट या पार्शियल एगोनिस्ट होते हैं। ओके, तो देखिए, अ ड्रग दैट एक्ट्स एज एन एगोनिस्ट एट वन टाइप ऑफ रिसेप्टर व्हाइल साइमल्टेनियसली एक्ट्स एज एन एंटागोनिस्ट और पार्शियल एगोनिस्ट एट अनदर रिसेप्टर सब टाइप। ओके, तो एक रिसेप्टर पे एज एन एगोनिस्ट एक्ट करेंगे, तो दूसरे रिसेप्टर पे एंटागोनिस्ट और पार्शियल एगोनिस्ट एक्ट करेंगे। इसका एग्जांपल है, एग्जांपल याद रखिए, एग्जांपल में बुप्रेनोर्फिन, ये जो ड्रग है बुप्रेनोर्फिन, ये ड्रग इट इज ए पार्शियल म्यू ओपियोइड एगोनिस्ट एंड कप्पा ओपियोइड एंटागोनिस्ट। तो आपको मालूम है कि जो ओपियोइड रिसेप्टर्स है, ओपियोइड रिसेप्टर्स, तो ओपियोइड रिसेप्टर्स में म्यू, कप्पा एंड डेल्टा रिसेप्टर्स आते हैं। ओके, म्यू, कप्पा एंड डेल्टा रिसेप्टर्स आर देयर इन ओपियोइड रिसेप्टर्स। अब ये जो बुप्रेनोर्फिन ड्रग है, ये ड्रग म्यू रिसेप्टर का क्या है? तो पार्शियल एगोनिस्ट है, एंड कप्पा रिसेप्टर का क्या है? तो एंटागोनिस्ट है। इसीलिए बुप्रेनोर्फिन इज मिक्स्ड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट टाइप में आएगा। देन नेक्स्ट इज बुटारफेनॉल। अब ये बुटारफेनॉल ड्रग है, बुटारफेनॉल, तो एक कप्पा रिसेप्टर के ओपियोइड रिसेप्टर के मतलब कप्पा ओपियोइड एगोनिस्ट है एंड पार्शियल म्यू ओपियोइड एंटागोनिस्ट है। ओके, तो बुटारफेनॉल कप्पा रिसेप्टर का एगोनिस्ट है एंड म्यू रिसेप्टर का पार्शियल एंटागोनिस्ट है। ओके, तो ये जो है ये एग्जांपल ऑफ मिक्स एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट है। तो ये जो मिक्स एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट की कंसेप्ट है एंड उसके एग्जांपल्स है, ये भी आपने याद रखने चाहिए। तो यहाँ पे ये जो ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन है एंड ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन की जो कंसेप्ट है वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। ओके, एंड बाकी नेक्स्ट जो मैकेनिज्म्स है जिसमें ड्रग इंटरेक्शन विद न्यूक्लिक एसिड्स, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। देन ड्रग इंटरेक्शन विद स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, ये भी हम लोगों ने कल डिस्कस किया। तो यहाँ पे जो जनरल मैकेनिज्म्स ऑफ ड्रग एक्शंस है, जनरल मैकेनिज्म्स ऑफ ड्रग एक्शंस, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। ये टॉपिक हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन है, मतलब जितने भी ड्रग्स है फार्मेकोलॉजी में जितने भी ड्रग्स है, वो ड्रग्स यहाँ पे जो हमने मैकेनिज्म स्टडी किए हैं, इनमें से किसी एक से ज्यादा मैकेनिज्म से वो ड्रग एक्ट करते हैं। तो यदि आपको ये जनरल मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आए होंगे, तो किसी भी ड्रग का जो मैकेनिज्म एक्शन है वो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है। तो नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन को कम ज्यादा करने वाले या ड्रग एक्शन को चेंज करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं? ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो कि ड्रग एक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं?
तो ये जो फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन है, इसमें पर्टिकुलरली जो टॉलरेंस की कंसेप्ट है, टॉलरेंस, ओके, एक टॉलरेंस की कंसेप्ट आएगी। टॉलरेंस में ही टैचिफिलैक्सिस की कंसेप्ट है, टैचिफिलैक्सिस, ओके। एंड इसी में आपका कंबाइन इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, कंबाइन इफेक्ट ऑफ ड्रग्स की कंसेप्ट है, ओके। मतलब कंबाइन इफेक्ट ऑफ ड्रग्स में आपका सिनर्जिज्म, एडिटिव इफेक्ट, पोटेंशिएशन, एंटागोनिज्म, ये इफेक्ट आ जाएंगे। तो इसके अंदर में फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन में टॉलरेंस, टैचिफिलैक्सिस एंड कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इन पे हमेशा क्वेश्चन आते हैं कि पर फार्मा के एग्जाम हो, आरआरबी का एग्जाम है, सीआरईएम से, डीएचएस है, इन सभी एग्जाम्स में इस पे क्वेश्चन आते हैं। और अब जो आपको स्टडी करना है, अगर आप डीएचएस का प्रिपरेशन कर रहे हो और डीएमईआर का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको एमपीएससी के पैटर्न को फॉलो करना होगा। ध्यान दीजिए, कौन सा पैटर्न? एमपीएससी का पैटर्न। एमपीएससी की जो डेप्थ है उस हिसाब से आपको स्टडी करना होगा, ओके। तो चलिए पढ़ते हैं फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। सो फैक्टर्स मॉडिफाइंग में बॉडी साइज, एज, सेक्स दैट इज मेल फीमेल, जेनेटिक्स मतलब फार्माकोजेनेटिक्स, देन रूट ऑफ एडमिशन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड टाइम ऑफ एडमिशन, देन साइकोलॉजिकल फैक्टर मतलब प्लासेबो एंड नोसेबो इफेक्ट, then pathological states, then cumulation, drug tolerance, drug dependence that is also known as neuroadaptation and combined effects of drugs. So these are the various factors those that modify the drug action. ये factors है जो ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई करते हैं। तो ये जो फैक्टर्स है इसको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सो बॉडी साइज, तो आपको मालूम है कि जो ड्रग का डोज होता है, ड्रग डोज डिपेंड्स ऑन दी बॉडी साइज, ओके। बॉडी साइज पे ड्रग का डोज डिपेंड करता है। So the concentration of the drug at the site of action is dependent on body size of the patient. Okay. Then age. तो एज पे भी ड्रग का डोज डिपेंड करता है एज यू नो। जैसे कि न्यूबॉर्न या न्यूनेट्स है, न्यूनेट्स, तो जो एडल्ट डोज है, क्या वही डोज हम न्यूनेट्स को देते हैं क्या? तो नहीं, एडल्ट डोज न्यूनेट्स को नहीं दिए जाते, या न्यूनेट्स मतलब न्यूबॉर्न। चिल्ड्रेन, जो चिल्ड्रेन होते हैं, तो चिल्ड्रेन का डोज न्यूनेट्स को दिया जाएगा क्या? नहीं। तो न्यूनेट्स के लिए जो डोज होते हैं वो चिल्ड्रेन के डोज से अलग होते हैं, ओके। जो चिल्ड्रेन का डोज होता है वही डोज न्यूबॉर्न का होता है, ऐसा नहीं है, ओके। देन यहाँ पे जो ओल्ड पेशेंट होते हैं, ओल्ड एज, जेरियाट्रिक पेशेंट, ओल्ड एज, उनका डोज अलग हो सकता है। तो यहाँ पे एज के अकॉर्डिंगली डोजेस चेंज होते हैं। अगर हम न्यूबॉर्न की बात करें, तो न्यूबॉर्न के अंदर में जो किडनी का फंक्शन है, किडनी का फंक्शन या जो मेटाबॉलिज्म है मतलब लीवर फंक्शन, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं रहते हैं। न्यूबॉर्न्स में किडनी एंड लीवर पूरी तरह से फुल कैपेसिटी से काम नहीं करते हैं, पूरी तरह से वो डेवलप नहीं रहते, मैच्योर्ड नहीं होते हैं। इसीलिए न्यूबॉर्न में जो डोजेस दिए जाते हैं वो अलग डोजेस होते हैं चिल्ड्रन के, या जो एडल्ट डोज होते हैं उसके हिसाब से न्यूबॉर्न्स के डोज नॉर्मली कैलकुलेट नहीं किए जाते, नॉर्मली कैलकुलेट नहीं किए जाते। न्यूबॉर्न्स को या न्यूनेट्स को जो डोज दिया जाता है, तो मैन्युफैक्चरर ने जो डोज रिकमेंड किया है, मैन्युफैक्चरर ने जो डोज रिकमेंड किया है वही डोज नॉर्मली न्यूबॉर्न्स को देना चाहिए। अगर हम चिल्ड्रन की बात करें, तो चिल्ड्रन को आप लोग एडल्ट डोज को कैलकुलेट करके एडल्ट डोज के प्रोपोर्शन में चिल्ड्रन को आप डोज दे सकते हो। चिल्ड्रन के डोजेस के लिए हमें फार्मूले मालूम है, जैसे कि डीलिंग्स फार्मूला है, डीलिंग्स, राइट। देन आपका यंग्स फार्मूला है, यंग्स। देन फ्राइड्स फार्मूला है, फ्राइड्स, ओके। फ्राइड्स फार्मूला के बाद में आपका क्लार्क्स फार्मूला है, क्लार्क्स। ये सभी फार्मूले जो है वो आपने पोसोलॉजी में स्टडी किया होगा। पोसोलॉजी, व्हाट इज पोसोलॉजी? पोसोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डोजेस, डोजेस का स्टडी, दैट इज पोसोलॉजी। तो डीलिंग्स फार्मूला, यंग्स फार्मूला, फ्राइड्स फार्मूला, क्लार्क्स फार्मूला, ये फार्मूलेज आपने देखे होंगे चिल्ड्रन का डोज कैलकुलेट करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे डोज कैलकुलेट करने के लिए जो सबसे ज्यादा जो मेथड यूज की जाती है, ओके, मोस्टली जो मेथड यूज की जाती है दैट इज द बॉडी वेट, बॉडी वेट, ओके। तो डोज कैलकुलेट करने के लिए नाउअडेज मोस्टली बॉडी वेट का यूज किया जाता है, बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली डोज कैलकुलेट किया जाता है नाउअडेज, ओके। जो एज का है मतलब डीलिंग्स फार्मूला, यंग्स फार्मूला, क्लार्क्स, फ्राइड्स रूल्स, इसका भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हाँ, यहाँ पे बॉडी वेट में बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली हम
करते हैं तो क्लार्क्स फार्मूला आ जाता है इसमें। क्लार्क्स फार्मूला, क्लार्क्स का जो फार्मूला है बॉडी वेट पे डिपेंड करता है, वो पाउंड में है, राइट। इसके अलावा जो मोस्ट एक्यूरेट मेथड है डोज कैलकुलेट करने के लिए, मोस्ट एक्यूरेट मेथड, मोस्ट रिलायबल मेथड, मोस्ट एक्यूरेट मोस्ट रिलायबल मेथड इज द बॉडी सरफेस एरिया मेथड, बॉडी सरफेस एरिया। तो जो हाईली पोटेंट ड्रग होते हैं जैसे कि ऑन्कोलॉजी के कैंसर के ड्रग होते हैं, ऑन्को ड्रग होते हैं कैंसर के, तो ऐसे ड्रग जनरली बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है उनका डोज बॉडी सरफेस एरिया के लिए। तो देखिए नाउअडेज जो एज बेस्ड कैलकुलेशन है, मतलब डिलिंग्स फार्मूला, यंग्स फार्मूला, इनका भी इस्तेमाल नहीं होता है, बहुत कम इस्तेमाल होता है। नाउअडेज जो भी डोज कैलकुलेट किए जाते हैं नॉर्मली नॉर्मली बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट किए जाते हैं। एंड जो मोस्ट एक्यूरेट मेथड है डोज कैलकुलेट करने के लिए दैट इज द बॉडी सरफेस एरिया, वो बॉडी सरफेस एरिया की मेथड है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो एज है, तो एज के अकॉर्डिंगली डोज वेरी होते हैं एंड ड्रग का इफेक्ट भी वेरी हो सकता है। ओके, देन नेक्स्ट एज पर दी सेक्स, मतलब मेल फीमेल, तो मेल और फीमेल में जो फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेसेस में फर्क पड़ता है, एडीएमई में फर्क पड़ता है मेल फीमेल में, मेल फीमेल में एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन में फर्क पड़ता है, इसलिए ड्रग का डोज और ड्रग के इफेक्ट में भी फर्क पड़ सकता है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे मेटोक्लोप्रामाइड हैज गायनेकोमेस्टिया एज अ साइड इफेक्ट इन मेल्स ओनली, कीटोकोनाजोल causes loss of libido in men but not in women। ओके, तो इस तरह से ये इफेक्ट है। देन जेनेटिक्स, अब ये जेनेटिक्स का कंसेप्ट है। ओके, जेनेटिक्स किस तरह से इफेक्ट मतलब अफेक्ट कर सकता है या ड्रग के एक्शन को चेंज कर सकता है, ड्रग के इफेक्ट को चेंज कर सकता है। तो इसके लिए जब हम लोगों ने फार्मेकोलॉजी को डिस्कस किया, तो फार्मेकोलॉजी का पहले चैप्टर में हम लोगों ने फार्मेकोजेनेटिक्स से जो ब्रांच है फार्मेकोलॉजी की, फार्मेकोजेनेटिक्स, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल्स देखा था। व्हाट इज फार्मेकोजेनेटिक्स? ओके, तो यदि जेनेटिक वेरिएबिलिटी है पेशेंट टू पेशेंट, पर्सन टू पर्सन, जीन्स में अगर वेरिएबिलिटी है तो ड्रग का इफेक्ट चेंज हो सकता है पर्सन टू पर्सन। नॉर्मली मॉडर्न मेडिसिन में हम लोग जो डोजेस लेते हैं या जो डोज में ड्रग देते हैं तो एवरेज डोज होते हैं। वो क्या होते हैं? एवरेज डोज। ओके, तो जो एवरेज डोजेस होते हैं ये नॉर्मली सभी पेशेंट को सूट होंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ पेशेंट में नॉर्मल थेरेपेटिक डोज जो हम देते हैं, एवरेज डोज जो देते हैं, तो वो कुछ पेशेंट के लिए अंडर डोज हो सकता है। अंडर डोज मतलब उस पेशेंट में उस डोज का इफेक्ट मिलेगा ही नहीं। तो ये एवरेज डोज कुछ पेशेंट के लिए ओवरडोज हो सकता है। ओवरडोज, ओवरडोज मतलब उस पेशेंट में उसका एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इफेक्ट मिलेगा। तो ऐसा क्यों हो सकता है? तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी की वजह से हो सकता है। जेनेटिक वेरिएबिलिटी, कुछ पेशेंट ऐसे होंगे कि जिनमें कुछ पर्टिकुलर जो जीन्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, पर्टिकुलर जीन्स एब्सेंट होते हैं कुछ पेशेंट में, जीन्स एब्सेंट। अभी फॉर एग्जांपल जैसे कि एक एंजाइम है, कौन सा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अगर किसी पेशेंट में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को सिंथेसाइज करने वाले जीन्स एब्सेंट हो तो उस पेशेंट में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? डेफिशिएंसी हो जाएगी। और अगर ऐसा कोई पेशेंट है जिसमें कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी है, ऐसे पेशेंट को यदि हम प्राइमाक्विन या क्लोरोक्विन ड्रग देते हैं या सल्फोनामाइड ड्रग देते हैं, प्राइमाक्विन और क्लोरोक्विन या सल्फोनामाइड ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, तो ऐसे पेशेंट में क्या होता है? तो ऐसे पेशेंट में आपका हीमोलाइसिस हो जाएगा। क्या होगा? हीमोलाइसिस मतलब आरबीसी ब्रेकडाउन हो जाएगी, आरबीसी ब्रेक हो जाएगी, हेमोलाइटिक अनीमिया हो जाएगा। ओके, तो ये जेनेटिक डेफिशिएंसी है या जीन्स की वजह से ये प्रॉब्लम है। तो जब हम लोग ड्रग का स्टडी विद जीन्स करते हैं या ड्रग का इंटरेक्शन जीन्स के साथ में क्या हो सकता है वो हम स्टडी करते हैं, तो दैट इज द फार्माकोजेनेटिक्स, दैट इज फार्माकोजेनेटिक्स। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं इसको, जेनेटिक्स। सो देयर आर सम स्पेसिफिक जेनेटिक डिफेक्ट्स which lead to variation in drug responses. For example, glucose 6-phosphate dehydrogenase G6PD deficiency is responsible for hemolysis with primaquine, that is an antimalarial drug, और sulfonamide, that is antimicrobial drug. उसके अलावा पीजीपी, अब ये पीजीपी क्या है? दैट वी नो, पीजीपी इज पी ग्लाइकोप्रोटीन, दैट इज इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर, ये इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर है।
और इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स क्या काम करते हैं, दैट वी नो वेरी वेल, हमें काफी अच्छी तरह से पता है, हम लोगों ने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया है, इफ्लक्स ट्रांसपोर्टेशन को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। यदि जो जीन्स है, जीन्स जो कि पीजीपी को बनाते हैं, पीजीपी का सिंथेसिस करते हैं बॉडी में, अगर ऐसे जीन्स ओवर एक्टिव हो जाते हैं या बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं तो पीजीपी का सिंथेसिस बॉडी में बढ़ जाएगा। और अगर पर्टिकुलर किसी टिश्यू में पीजीपी का सिंथेसिस बढ़ जाता है तो वहां पे ड्रग का इफ्लक्सेशन बढ़ जाएगा, वो ड्रग रेजिस्टेंट, वो जो पर्टिकुलर टिश्यू है वो ड्रग के लिए रेजिस्टेंट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या मेंशन किया है की पॉइंट में, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ पीजीपी, मतलब पीजीपी का सिंथेसिस यदि बढ़ जाता है तो रिजल्ट्स इन ट्यूमर रेजिस्टेंस टू मेनी एंटी कैंसर ड्रग्स, ट्यूमर रेजिस्टेंस टू मेनी एंटी कैंसर ड्रग्स, इसका मतलब क्या है, तो पर्टिकुलरली ब्रेस्ट कैंसर में, पर्टिकुलरली ब्रेस्ट कैंसर के केस में क्या होता है, तो ब्रेस्ट कैंसर के केस में जो कैंसर सेल्स होती है, ट्यूमर सेल्स होती है, कैंसर सेल्स या ट्यूमर सेल्स, वो सेल्स में पीजीपी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, पीजीपी का प्रोडक्शन, पीजीपी का सिंथेसिस बहुत ज्यादा हो जाता है। पीजीपी का सिंथेसिस क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि ऐसे सेल्स में जो जीन्स होते हैं पीजीपी को बनाने वाले जीन्स, वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं, उनका एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर कैंसर सेल्स में पीजीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वहां पे इफ्लक्सेशन बहुत ज्यादा होगा, इफ्लक्सेशन बहुत ज्यादा होगा, मतलब यदि कोई ड्रग कैंसर सेल में एंटर कर रहा है तो उसको वापस बाहर निकाल दिया जाएगा, वापस बाहर निकाल दिया जाएगा, मतलब यहाँ पे जो ट्यूमर है, जो कैंसर सेल्स है, वो रेजिस्टेंट हो जाएगी ड्रग के लिए, रेजिस्टेंट हो जाएगी ड्रग के लिए। ओके, सो ओवर एक्सप्रेशन ऑफ पीजीपी रिजल्ट इन ट्यूमर रेजिस्टेंस टू मेनी एंटी कैंसर ड्रग्स, ये भी जेनेटिक्स का एक एग्जांपल है। तो जेनेटिक किस तरह से ड्रग के इफेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं या कम ज्यादा कर सकते हैं, वो हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, नेक्स्ट फैक्टर पे, नेक्स्ट फैक्टर that affect the drug action, that is the route of administration,